एवरीवन, आई एम राहुल विश्वकर्मा। अब जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब विद्युत और चुंबकीय दोनों फील्ड का जो कॉम्बिनेशन होगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं आप, जैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों वेव्स, ठीक है। जैसे ये इस तरीके से एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में चलती है। कौन सी? सपोज ये है कि ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के होते परपेंडिकुलर होती है और एक दूसरे की जो प्रोपोगेशन में चलती है, ठीक है, एक दूसरे के प्रोपोगेशन में जो वेव चलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। और जब यही रेडिएशन को जब इसी रेडिएशन को किसी अपन प्रिज्म से पास करते हैं, क्या यदि इसको अपन जैसे अपन ने ये प्रिज्म लिया, ठीक है, और जब अपन इसको किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो स्पेक्ट्रम मिलता है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को वो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। अब इनकी यूनिट डिफरेंट हो सकती है। कौन सी? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग होंगी, ठीक है, वेवलेंथ के हिसाब से अलग होगी, वेव नंबर के हिसाब से अलग होगी, ठीक है। और आप जो तीसरी जो वेवलेंथ हो सकती है, वेव नंबर हो सकती है, ठीक है, इनके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। फिर इसके साथ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग यूनिट इनकी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कौन कौन हो सकती है। तो वेवलेंथ के हिसाब से सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, ठीक है। इसके बाद mm हो सकती है, इसके बाद ऐसी और बहुत सारी यूनिट जनरेट हो सकती है, μm हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी यूनिट जनरेट हो सकती है। अब वेव नंबर की बात करते हैं। वेव नंबर सिर्फ इसकी 1 ही यूनिट है, सेंटीमीटर यूनिवर्स, क्योंकि इसका एक्चुअल रीजन होता है कि ये आपस में रिलेशन होता है, ठीक है, यूनिवर्स का। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो रहती है जनरली हर्ट्ज रहेंगी या फिर मेगा हर्ट्ज, ठीक है। ये दो ही यूनिट जो रहती है वो फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होंगी। कौन कौन सी? इनकी यूनिट के हिसाब से, ये दो यूनिट के हिसाब से इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो यूनिट होगी वो जनरेट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी जो एनर्जी होती है उसके हिसाब से इनका सीक्वेंस क्या रहता है। इसका मतलब यह है कि रेडियो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है। तो वो बात करते हैं कि वो ये इतने प्रकार की होती है, वेव्स होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है इसके प्रकार बोल सकते हैं, तो वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने सीक्वेंस दिया गया है वो फ्रीक्वेंसी को मेजर किया गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हुए मैंने ये यूनिट बनाई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट का क्रम क्या होगा। तो याद है जब यूनिट ऊपर से नीचे की तरफ जो जा रही है तो ये इसका एनर्जी का सीक्वेंस है, ठीक है। एनर्जी का सीक्वेंस है मतलब कि इसमें रेडियो वेव्स जो है उसकी यूनिट होती है 3 × 10⁵ होती है, ठीक है। इसी प्रकार से ये सभी हर्ट्ज में है, ठीक है, ये सभी हर्ट्ज में है। अब बात करते हैं ये रेडियो वेव्स की कितनी होगी। माइक्रोवेव्स की 3 × 10⁹ है, ठीक है। फिर इसका IR इंफ्रारेड की कितनी है? 10⁻3 × 10⁸ विजिबल की 3 × 10⁻14। इसी प्रकार से ये सभी इनका सीक्वेंस इस तरीके से होता है। याद रहे इसमें सबसे कम एनर्जी जो रिक्वायर होती है वो रेडियो वेव्स की होगी और सबसे मैक्सिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है वो किसकी होती है? गामा रेस की होती है, ठीक है। गामा रेस को इसको कॉस्मिक रेज भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। क्या चीज? फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके वेवलेंथ के। इसके हिसाब से मतलब ये है कि इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस पूरी सीरीज में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रेस की है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रेस की है। इसका मतलब यह है कि सबसे कम वेवलेंथ इसकी होगी, ठीक है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो रिलेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली होता है वेवलेंथ के, लैम्डा के। तो ये इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है जिसकी वजह से कहा जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होती है, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल से देखते हैं तो यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो वेव्स की है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की ही होती है, ठीक है। इस प्रकार
जो इतने प्रकार की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल सकते हैं, तो रेडियो वेव्स कितने प्रकार की होती है, इतने प्रकार की होते हैं। कौन कौन सी? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, IR, विजिबल, UV, ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, इतने प्रकार की होती है और सभी की रेंज अलग अलग होती है। सभी रेंज के हिसाब से इनके स्पेक्ट्रम्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। इसकी रेंज के हिसाब से इनके स्पेक्ट्रम से डिसाइडेड होते हैं, जिसके स्पेक्ट्रम के आधार पर उनकी पीक्स मिलती है और पीक्स के हिसाब से अपन ग्रुप, उनके फंक्शन ग्रुप, ठीक है, उन सभी चीज का अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो दो प्रकार के। अब अपन स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अपन प्रकार की बात करते हैं, उसके टाइप्स की बात करते हैं। तो क्या जनरली स्पेक्ट्रम जो रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसका इमिशन स्पेक्ट्रम होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, और शोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये दो प्रकार के स्पेक्ट्रम जनरली होते हैं, ठीक है। तो अब इसके स्पेक्ट्रम की बात करते हैं सबसे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम में अपन एनर्जी देते हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, वो मॉलिक्यूल स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट का मतलब अपनी एनर्जी, अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जैसे एग्जाम्पल ये एक ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे उसकी वो ग्राउंड स्टेट और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। जब मैंने मॉलिक्यूल में एनर्जी दी, क्या, यदि यहाँ पे कोई एटम है, ठीक है, यहाँ पे कोई एटम है जिसको मॉलिक्यूल को मैंने एनर्जी दी, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को छोड़ के, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल अपनी स्टेट को छोड़कर वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करता है, मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। और जब एक्साइटेड स्टेट से वो वापिस ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है तो वो मॉलिक्यूल अपने में से एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो उस एनर्जी को यदि आप प्रिज्म से पास करते हैं, किसी प्रिज्म से पास करते हैं और पास करने के बाद यदि अपने को स्पेक्ट्रम मिलता है, यदि क्या, मैंने क्या बोला, यदि स्पेक्ट्रम मिलता है, यदि उस मॉलिक्यूल जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो अपने में से वो एनर्जी रिलीज करता है। और उस एनर्जी को यदि मैं प्रिज्म से पास करता हूँ और उसके बाद यदि कोई मेरे को स्पेक्ट्रम मिलता है तो उस स्पेक्ट्रम को इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशंस है। फिर से समझो, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब भी किसी मॉलिक्यूल को मैं एनर्जी देता हूँ तो मॉलिक्यूल क्या जाता है, ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में स्प्लिट हो जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद जब वापस वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो ग्राउंड स्टेट में आने के बाद वो अपने में से एनर्जी को रिलीज करता है। और उस एनर्जी को यदि हम अपन प्रिज्म से पास करते हैं तो उस प्रिज्म से पास करने के बाद यदि अपने को स्पेक्ट्रम मिलता है तो उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं अपन, इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है, उसे इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जब कोई मॉलिक्यूल यहाँ से स्टेट आने के बाद यहाँ पे अपन एक अवशोषण स्पेक्ट्रम या कोई अवशोषक पदार्थ रख देते हैं जो एब्जॉर्बर लाइट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं पदार्थ या सब्सटेंस है, ठीक है, जो पदार्थ को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सिमिलर वही कंडीशन है कि किसी मॉलिक्यूल को जब एनर्जी देते हैं तो मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जो वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसके बीच के आता है तो मॉलिक्यूल को एक पदार्थ से पास करा जाता है, ठीक है, जो एक अवशोषक पदार्थ होता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने में से एनर्जी को वापस रिलीज करता है, रिलीज करता है। और उस एनर्जी को यदि अपन प्रिज्म से पास करते हैं, यदि अपन उसको वापस प्रिज्म से पास करते हैं तो पास करने के बाद जो स्पेक्ट्रम मिलता है उस स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। याद रहे दोनों में क्या होगा, ये तो नॉर्मल स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन इसमें जो स्पेक्ट्रम स्पेशली एब्जॉर्ब करने के लिए एक पदार्थ रखा जाता है, ठीक है, सैंपल, ठीक है, एक सैंपल और प्रिज्म के बीच में अपन एक स्लाइड लगा देते हैं जो उसको एब्जॉर्ब करे लाइट को, ठीक है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको मोनोक्रोमिक लाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद करने के बाद ये प्रिज्म से पास करेंगे आप, और प्रिज्म पास करने के बाद जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये दो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, मतलब अवशोषण करने के लिए जो एनर्जी लगी, ये अक्षय पदार्थ कितनी एनर्जी का एब्जॉर्ब करता है, तो उस एनर्जी का जो कैलकुलेशन होता है, उसका जो फार्मूला होता है, वो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है 4.18 × 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है, अब बात इसके लिए पर्टिकुलर डेरिवेशन है कि इज इक्वल टू एचम्यू जो एनर्जी है उसके लिए, एचम्यू आपने देखा होगा, फिर इज इक्वल टू न्यू की जो वैल्यू होती है सी अपॉन में लैम्डा रख देते हैं अपन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखने के बाद अब अपन यदि ये तो अपना फार्मूला हो गया, लेकिन यदि अपने को पर मोल के लिए निकालना है, एवरी मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे आप इसमें Na का मल्टीप्लाई कर देते हैं। Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो वो वैल्यू होती है, तो ये पर मोल के लिए मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यूज है सबकी वैल्यू रख देते हैं, जैसे Na एवोगाड्रो नंबर होता है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, ठीक है, H प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो ये सभी की वैल्यू फिक्स होती है। तो ये सभी की वैल्यू को मैं उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये पूरी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सभी की वैल्यू मैंने रख दी। ठीक है, जैसे लाइट ओवर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, प्लैंक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। तो इस प्रकार से ये तीनों वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या होता है, ये इक्वेशन मिल जाती है। याद रहे यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, इसीलिए जो mm में कन्वर्ट करने के लिए 3 × -9 का अपन डिवाइडेड में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कन्वर्ट होने के बाद 2.86 ये अपने को ये वाली वैल्यू मिलती है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है 2.286 होती है। इसकी वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देने के बाद आंसर सीधा अपने पास ये आता है। ठीक है, 4.18 × 10⁵ जूल पर मोल होती है। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिट इसकी अपने को यूनिट लास्ट मिल जाती है। ओके, तो ये अपना जो रहेगा इसकी एनर्जी के लिए कितना लगता है वो अपने उसके लिए डेरिवेशंस होगा। ठीक है, याद रहे ये इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से लेके। अब बात करेंगे यहाँ पर कि अब अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो कलर देते हैं, कलर मतलब क्रोमोफोर की बात कर रहा हूँ, क्रोमोफोर के किस तरीके का होगा। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हमें कौन कौन सी एनर्जी मिलती है उसकी बात करते हैं। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के क्रोमोफोर की बात करेंगे। क्रोमोफोर का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमूलक। क्या बोलते हैं अपन, वर्णमूलक। वर्णमूलक क्या मतलब होता है कि ये इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी लैम्डा मैक्स वैल्यू और ई मैक्स का मतलब इंटेंसिटी डिफरेंट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाती है। मतलब ये पर्टिकुलर एक प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं, या फिर कीटोन ग्रुप हो सकता है, या कोई भी ग्रुप, या बॉन्ड हो सकते हैं, या इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, स्पेशल प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होगा, या तो फिर उसके पास अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होंगे। कौन कौन से, जैसे C डबल बॉन्ड O हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से एल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी हो सकता है। तो ये सभी क्या होते हैं, जो इनकी स्पेसिफिक पीक होती है, एक पर्टिकुलर इनकी ऑब्जर्वेशन पीक होती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्णमूलक या फिर क्रोमोफोर कहा जाता है। ठीक है, अब वर्णमूलक जो रहता है ये पर्टिकुलर पीक किस किस पोजीशन पे देता है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, ये चलता है ट्रांजिशन के हिसाब से। किसके हिसाब से, ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के हिसाब से चलता है। यदि ये मतलब ये कह सकते हैं कि क्रोमोफोर का जो टाइप है, ठीक, क्या बोला, जो क्रोमोफोर का टाइप होता है किसके अकॉर्डिंग, उनके ट्रांजिशन के हिसाब से। तो ट्रांजिशन के हिसाब से इसमें ट्रांजिशन होता है वो दो प्रकार का होता है, N to पाई ट्रांजिशन रहेगा और एक पाई टू पाई ट्रांजिशन होगा। इसमें लिख रहा है कि जिसमें पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन हो रहा है तो वो इस प्रकार के ट्रांजिशन कहलाएंगे। ठीक है, सीधे सा मतलब क्या है कि जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है वो पाई टू पाई ट्रांजिशन कहलाएगा। ठीक है, जिसमें N इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा वो N to पाई स्टार ट्रांजिशन कहलाएंगे। इसमें अदर टाइप ऑफ मतलब इसमें कीटोन की इंक्वायरी मिल सकती है, एनोटो ग्रुप की इंक्वायरी इसके थ्रू अपने को मिलेंगी। लेकिन पाई टू पाई स्टार में क्या होगा, एल्कीन या अल्काइन की जानकारी अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये इस प्रकार से जो होंगे तो ये सभी जो रहेंगे इसी प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसी प्रकार के जो इसमें मिलेंगे अपने को, इनके थ्रू इंक्वायरी मिल सकती है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो एल्काइन जो है उसके इधर आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के इनके थ्री, अच्छा ये दो प्रकार के हो सकते हैं जिनके इनके
ट्रांजिशन के हिसाब से इनके क्लासिफिकेशन होता है या वर्गीकरण होता है, ठीक है। जैसे इसमें ये दो प्रकार का हो गया, 1 2, ये 1 प्रकार का जब होगा तो उसमें क्या होगा, n से पाई स्टार में यदि ट्रांजिशन हो रहा है, n का मतलब यह है कि इसमें n इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो इस प्रकार के ट्रांजिशन कहलाएंगे। अब बात करते हैं इसमें इंक्वायरी किसके थ्रू मिलेगी, ठीक है। तो n2 पाई स्टार जो रहेगा उसमें क्या होगा, जिसमें अदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी इंक्वायरी मिलेगी अपने को, जैसे C डबल बॉन्ड और कीटोन की हो सकती है, ठीक है। NO2 की जानकारी, इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं जिनकी जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार पाई टू पाई स्टार के ट्रांजिशंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, एल्कीन अल्काइन की इंक्वायरी मिलती है, ठीक है। एल्कीन अल्काइन के बाद जैसे एल्कीन के लिए बात करते हैं तो एथीन होता है, और यदि अल्काइन के लिए बात करते हैं तो अपने एथाइन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनकी इंक्वायरी अपने को मिलती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं आगे की, तो इसमें जो लैम्डा मैक्स वैल्यू के हिसाब से इनकी देखो, यदि किसी मॉलिक्यूल में यदि आप दूसरा कोई ग्रुप यदि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसकी दो चीज चेंज होती है। क्या चीज चेंज होती है, एक उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू चेंज होगी। लैम्डा मैक्स वैल्यू का मतलब ये है कि उसकी तरंग दैर्घ्य और वेवलेंथ में चेंज आएगा, या फिर उसकी ई मैक्स में चेंज आता है। ई मैक्स का मतलब ये है कि उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, या तो उसकी वेवलेंथ में डिफरेंशिएट आएगा या फिर उसकी इंटेंसिटी में डिफरेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दो चीज में चेंज आता है जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल में शिफ्टिंग होगी, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल के ट्रांजिशन में शिफ्टिंग होगी जिसकी वजह से क्रोमोफोर जनरेट होता है, ठीक। क्रोमोफोर जनरेट कैसे होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है अपन ने अदर मॉलिक्यूल या अदर कोई ग्रुप, जैसे बेंजीन लिया मैंने, ठीक है। यदि ये सिंपल बेंजीन है, अब यदि बेंजीन में NH2 ग्रुप ऐड करता हूं तो इसकी अलग लैम्डा मैक्स वैल्यू होगी, इसकी अलग लैम्डा मैक्स वैल्यू होगी। इसी प्रकार इसकी भी ई मैक्स वैल्यू डिफरेंशिएट होगी और इसकी भी ई मैक्स वैल्यू डिफरेंशिएट होगी, किसकी वजह से, NH2 की वजह से। तो यहाँ पे NH2 क्या हो जाएगा, एक क्रोमोफोर का काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्रोमोफोर जो रहता है, क्रोमोफोर के आने से या NH2 ग्रुप आने से या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आने से यदि उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू या ई मैक्स वैल्यू में चेंज आता है तो उसे अपन क्रोमोफोर बोलते हैं, ठीक है। अब कौन से ग्रुप की वजह से कहाँ पे लैम्डा मैक्स वैल्यू चेंज आएंगी, कहाँ पे ई मैक्स वैल्यू में चेंज आएगा, उसके लिए पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं, पर्टिकुलर नाम होते हैं। तो अब चलो उनको देखते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्रोमोफोर, जो उनकी शिफ्टिंग की बात कर रहे थे अपन। तो शिफ्टिंग में क्या चीज आती है, जैसे क्रोमोफोर में मैंने बताया कि उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू में चेंज आएगा या फिर उसके ई मैक्स वैल्यू में चेंज आएगा। लैम्डा मैक्स वेवलेंथ को चेंज को रिप्रेजेंट करता है और ई मैक्स जो है वो उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता और लैम्डा मैक्स का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य, ठीक है। चल अब बात करते हैं कि इसके अंदर अपन क्या क्या चीज डिफरेंशिएट आती है। तो याद रहे इनके डिफरेंशिएट की बात करते हैं, जैसे ये इनकी, जैसे अपन फर्स्ट की बात करते हैं कि बैथोक्रोमिक क्या होता है, तो इसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहा जाता है और बैथोक्रोमिक डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, विस्थापन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक साइड में लेता हूँ लैम्डा मैक्स वैल्यू को, किसको, एक साइड में एक्स एक्सिस में लैम्डा मैक्स वैल्यू को लेता हूँ और वाई एक्सिस में ई मैक्स वैल्यू को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक अपन नॉर्मली ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। अब ये मानते हैं कि इसकी एक पर्टिकुलर एक ये पीक है, जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है वही इसकी पीक होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग क्या होती है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, याद रहे बैथोक्रोमिक में जो रहता है वो लैम्डा मैक्स वैल्यू का मान बढ़ता है। लैम्डा मैक्स वैल्यू का मान मतलब ये वाला वैल्यू का मान आगे की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब कोई भी ग्रुप मिलाने से यदि उसके लैम्डा मैक्स वैल्यू का मान यदि बढ़ रहा है, किसका, फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी एल्कीन या अल्काइल के ग्रुप मिलाने की वजह से यदि उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू का मान बढ़ रहा है तो वो सभी चीज क्या कहलाएगी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होगा, जैसे ये अपना एक जनरल ग्राफ है और यदि मैंने कहा कि ये शिफ्टिंग आगे की तरफ बढ़ रही है तो देखो ये वाली शिफ्ट आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, ये वाली ओरिजिनल है और ये जो आगे की तरफ शिफ्ट हुई है उसको अपन क्या बोलेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग कहते हैं। जो आगे की तरफ यहाँ पे मान जो बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लैम्डा मैक्स का मान बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा मैक्स का जो मान बढ़ा है उसको अपन क्या बोलेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं,
ठीक है, याद रहे बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो फर्स्ट सेकंड वाली है, मतलब बैथोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक जो होता है इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हाइपोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक जो वैल्यू होगी इसमें ई मैक्स आता है, इसकी इंटेंसिटी में डिफरेंशिएट आता है। चलो अब बात करते हैं बैथोक्रोमिक जो होता है इसमें क्या बताया मैंने, इसमें लैम्डा मैक्स वैल्यू में मतलब इसमें उसकी तरंग दैर्घ्य मान में इंक्रीज होता है, उसके मान में बढ़ता है। तो यहाँ से लेके इतनी जो शिफ्ट हुई है इसको अपन बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अभी जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है इसको रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। क्या, इसको रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। ये याद होना चाहिए कि बैथोक्रोमिक जो होता है बैथोक्रोमिक को रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे अपन इसकी बात करें CH2 एथिलीन की बात करते हैं तो इसकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू का मान होता है वो 171 nm होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है यदि इसमें मैं डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट करता हूं, मतलब शिफ्टिंग क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, ब्यूटाडाइईन है। तो ये इसकी जो शिफ्टिंग होती है वो 271 के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, 271 सॉरी इसकी 217 होती है, 217 nm में शिफ्ट हो जाती है। तो देख रहे हैं आप कि इसके एक और बॉन्ड बढ़ने से इसकी सेफ्टी जो वैल्यू है वो आगे बढ़ गई है। ये उसकी लैम्डा मैक्स का मान है। ठीक है, nm जो है उसकी लैम्डा मैक्स का मान है। ठीक है, लैम्डा मैक्स का मान देख रहे हैं कि उसका मान बढ़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से लैम्डा मैक्स वैल्यू का मान बढ़ने से क्या होता है, अपन उसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं या उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, रेड शिफ्ट में क्या होगा भाई, रेड शिफ्ट का मतलब होता है कि उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू के मान का बढ़ना। ओके, अब बात करते हैं हाइपोक्रोमिक में क्या होगा। हाइपोक्रोमिक में क्या होगा, जो लैम्डा मैक्स वैल्यू का मान है वो बैक डायरेक्शंस में जाता है। इसका मतलब जो लैम्डा मैक्स का मान है वो कम हो जाता है। अब ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम में इस तरीके से ये आगे की तरफ हुआ तो ये आगे की तरफ शिफ्ट ना होके इसे बैक डायरेक्शंस में हो जाता है। मतलब यदि कोई ग्रुप मिलाने से या कोई भी फंक्शनल ग्रुप मिलाने से यदि उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू का मान कम होता है तो क्या हो जाएगा, उसे कौन सी शिफ्ट बोलेंगे अपन, हाइपोक्रोमिक उसको बोला जाता है, हाइपोक्रोमिक। ठीक है, इसको याद रहे, इसको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पे भी इसीलिए लिखा है मैंने, इसको क्या कहा जाता है, ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, ये ब्लू शिफ्ट का मतलब होता है कि उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू का मान कम हो रहा है। ओके, ये दूसरी शिफ्ट क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जो है थर्ड वाली हाइपरक्रोमिक क्या होता है। तो हाइपरक्रोमिक की डेफिनेशन की बात करें तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या कहलाएगी, इसमें लैम्डा मैक्स वैल्यू ई मैक्स वैल्यू के मान में चेंज आता है। ई मैक्स वैल्यू के मान में मतलब उसकी इंटेंसिटी जो रहेगी या तो इंटेंसिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो आप देखते हैं कि यदि इसमें मैं कोई भी सब्स्टिट्यूट या फिर कोई भी फंक्शन ग्रुप यदि ऐड करता हूँ तो उसकी ई मैक्स के मान मतलब उसकी ई मैक्स इंटेंसिटी के मान बढ़ता है। देखो अब ये इंटेंसिटी का मान इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये इसका मान बढ़ा है तो ये ई मैक्स के मान ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कहाँ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस मान को अपन क्या बोलेंगे, इसका मतलब यदि इस वैल्यू को अपन कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूट ऐड करने से उसकी ई मैक्स मान मतलब उसकी इंटेंसिटी के मान में इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रहे ये सभी क्रोमोफोर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बैथोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपो, ये 4 प्रकार के क्रोमिक होते हैं। ठीक है, मतलब क्रोमोफोर के 4 टाइप है। कौन कौन से, बैथोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, ठीक है, हाइपोक्रोमिक, ये 4 प्रकार के होते हैं। याद रहे पहले वाले जो 2 है वो क्या होते हैं, वो लैम्डा मैक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं और जो सेकंड वाले जो है वो ई मैक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ई मैक्स का मतलब तीव्रता से संबंध है, इंटेंसिटी से, और इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो है किसके हिसाब से चलेंगे, वेवलेंथ के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन थर्ड पॉइंट में थे हाइपरक्रोमिक। अब हाइपरक्रोमिक में क्या होगा, हाइपरक्रोमिक में उसके ई मैक्स का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हाइपोक्रोमिक में क्या होगा, ई मैक्स का मान डिक्रीज होगा। ई मैक्स का मान देखो जैसे ये इसकी बात करते हैं तो ये यदि ये अपनी बेसिक लाइन से यदि ई मैक्स का मान ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसमें कौन सी क्रोमिक जनरेट हो रही है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जनरेट हो रही है। ठीक है, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस होना, अपनी जगह से खसकना। ठीक है, इसके बाद हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या जाएगा, हाइपोक्रोमिक में क्या होगा कि मॉलिक्यूल की वजह से यदि कोई शिफ्टिंग आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जो मान है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि उसकी ई मैक्स का मान जो है वो कम हो जाएगा।
ठीक है। यदि ई मैक्स का मान कम होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक बोला जाता है, ठीक है। ये 4 प्रकार की शिफ्ट होती है। कौन कौन सी प्रकार होती है, बैथोक्रोमिक, हाइप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, ये 4 प्रकार की होती है। याद रहे, पहली वाली जो है वो लैम्डा मैक्स के अकॉर्डिंग चलेगी, सेकंड वाली जो है वो ई मैक्स के अकॉर्डिंग चलेगी। जो पहली वाली जो दो है मतलब बैथोक्रोमिक और हाइप्सोक्रोमिक जो होती है, इसमें पहले वाले में क्या होगा कि लैम्डा मैक्स का मान बढ़ेगा, सेकंड वाली में लैम्डा मैक्स का मान कम होगा, ठीक है। इसी प्रकार हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक की बात करें तो हाइपरक्रोमिक में जो रहेगा इंटेंसिटी का मान ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, इसका मतलब उसका मान बढ़ता है, आगे की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। और हाइपरक्रोमिक में हाइपोक्रोमिक में क्या होगा, ई मैक्स का मान डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन की तरफ जाता है, इसका मतलब उसका मान कम होता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये वाला जो मान है वो क्या कहलाएगा, ई मैक्स का मान में कम होता है, तो इसको अपन बोलते हैं हाइपोक्रोमिक कहा जाता है। ये 4 प्रकार की क्रोमिक जो रहती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसकी शिफ्टिंग अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनमें जो मैंने इससे पहले बताया कि जो क्रोमोफोर जो रहती है, अच्छा ये 4 जो प्रकार मैंने आपको बताया है ये किसके बेस में है, किसके बेस में, ये क्या होता है किसी भी यदि ग्रुप में अपन कोई भी मॉलिक्यूल में यदि अपन कोई भी सब्स्टिट्यूट या फिर फंक्शनल ग्रुप मिलाते हैं तो क्या चेंज आता है, तो 2 चीज में चेंज आता है, लैम्डा मैक्स और ई मैक्स की वैल्यू में चेंज आता है। उसके अकॉर्डिंग जो रहता है क्रोमोफोर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये 4 प्रकार के हैं, बैथोक्रोमिक, हाइप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको 2 बताए थे, कौन कौन से, पाई2 पाई स्टार और N2 पाई स्टार, ये अकॉर्डिंग किसके थे, ये इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग थे। ये इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग जो होता है इनका क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से हो जाता है, कौन सा, पाई2 पाई स्टार ट्रांजिशन और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये अकॉर्डिंग के इनके अकॉर्डिंग चल रहा था, मतलब कि यदि n इलेक्ट्रॉन का यदि ट्रांजिशन होता है, n इलेक्ट्रॉन का यदि ट्रांजिशन होता है तो उसको N2 पाई स्टार ट्रांजिशन बोलेंगे, और यदि पाई से पाई ट्रांजिशन होता है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पाई2 पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्रोमोफोर पूरी तरह से समाप्त होता है। याद रहे, अब बात करते हैं ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ठीक है। एक और टॉपिक आता है ऑक्सोक्रोम, ठीक है। चलो ऑक्सोक्रोम को पढ़ते हैं।